पॉलिटी क्लास 9th में हम 2 चैप्टर फिनिश कर चुके हैं, 3rd चैप्टर देख रहे हैं। संविधान निर्माण, आइए इसको समझते हैं। पहले आपको ये पता होना चाहिए संविधान किसे कहते हैं। एक ऐसे सभी बुनियादी नियमों एवं कानूनों की किताब जिसके द्वारा किसी देश की सरकार चलाई जाती है, संविधान कहलाता है। इसका पालन सरकार एवं नागरिक दोनों को करना होता है। रंग भेद की नीति से आप क्या समझते हैं? रंग भेद की नीति नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था को कहते हैं जो विशिष्ट तौर पर दक्षिणी अफ्रीका में 1948 से 1994 के बीच चलाई गई थी। अभी यहाँ पर गोरे काले का भेद बहुत ज़्यादा था। जो श्वेत लोग थे उनके साथ अच्छा व्यवहार, जो अश्वेत लोग थे मतलब काले लोग थे उनके साथ बुरा व्यवहार होता था। फिर ये नीति चलाई गई थी उसी दौरान। अब देखते हैं संविधान संशोधन से आप क्या समझते हैं, बताइए। समय समय पर संविधान में जो परिवर्तन लाया जाता है उसे ही क्या कहते हैं? संविधान संशोधन कहते हैं। जो समय समय पर संविधान में परिवर्तन किए जाते हैं उसको क्या हम लोग बोलते हैं? संविधान संशोधन। अगला है पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता से आपका क्या तात्पर्य है? पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता वह विचारधारा है जिसके अंतर्गत धर्म या पंथ के आधार पर कोई राज्य किसी भी अपने नागरिक को विशेष अधिकार नहीं देता है। जैसे नहीं, अगर मेजॉरिटी में जैसे हिंदू हैं, हिंदुओं को कोई यहाँ पर विशेष अधिकार नहीं है भारत में, या नहीं मुस्लिम है इनको ये योजना नहीं मिलेगी। सबके लिए क्या होती है, जो कानून आती है एक समान रहती है। तो हम ये कहते हैं यहाँ पर धर्म निरपेक्षता वैसा कोई नहीं है कुछ। अगला देखते हैं भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। कैसे? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ किसी भी धर्म, पंथ, जाति या जन समूह को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, यहाँ पर किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं दिए गए हैं, इसलिए ये एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। चलिए देख लेते क्या क्या है। सबको पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता और समानता प्रदान की गई है। कोई व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी समय पंथ बदलकर दूसरे पंथ में जा सकता है। ठीक है, अगर कोई हिंदू है, मुस्लिम अपनाना चाहता है धर्म अपना सकता है, लेकिन ज़बरदस्ती से नहीं, उसकी मर्जी से। या कोई मुस्लिम हिंदू अपनाना चाहता है या ईसाई हिंदू में आना चाहता है, कुछ भी मतलब फोर्स करके नहीं, इजली से आप अगर उसका मन है तो अपना सकते हैं। उसको कोई पैसे का भी लालच नहीं देना, कोई धन का लालच देके नहीं ऐसा करवाना। अगर ऐसा आप करवाते हैं तो ये संविधान के अपोजिट होगा। हाँ, अगला देखते हैं। कोई भी पंथ अपना धर्म स्थल, पूजा स्थल स्वतंत्र रूप से बना सकता है। उसे किसी भी तरह उपासना करने की स्वतंत्रता है। सरकारी नौकरियां योग्यता के अनुसार दी जाती हैं, उसमें धर्म या पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता है। ठीक है, नौकरी जात देख को नहीं दी जाती है, जो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन की जाती है वही सबके लिए अनिवार्य होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से 4 मुख्य आदर्श दिए गए हैं? चलिए देखते हैं। जिस प्रकार हर पुस्तक से पहले भूमिका लिखी होती है, उसी प्रकार हर संविधान में शुरू होने से पहले प्रस्तावना होता है। इससे पता चलता है कि संविधान के निर्माता क्या चाहते हैं या उनके द्वारा बनाए गए इस संविधान का क्या उद्देश्य है। भारतीय संविधान के आरंभ में दी गई प्रस्तावना में राज्य के उद्देश्यों और आदर्शों पर प्रकाश डाला गया है, जिसके 4 प्रमुख आदर्श इस प्रकार हैं। नंबर 1, भारत को एक सार्वभौमिक या प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना। नंबर 2, यहाँ सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय स्थापित करना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करना। प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्रदान करना। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों? या ऐसा क्वेश्चन आपसे कोई पूछ सकता है। संविधान के द्वारा ही किसी लोकतांत्रिक देश की सरकार का निर्माण होता है। कोई 3 बिंदु देकर
स्पष्ट कीजिए कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। सरकार के विभिन्न अंगों में संविधान के कारण मतभेद नहीं होते हैं। यदि मतभेद होते भी हैं तो उसे संविधान के अनुसार सुलझा लिया जाता है। सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकती है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा संविधान के द्वारा ही होता है। भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। स्पष्ट कीजिए। भारतीय संविधान एक जीवित आलेख है। कैसे, बताइए। भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है क्योंकि इसमें समय की गति को देखते हुए इसके कुछ भागों को बदलने की प्रक्रिया है। हम जब चाहें अपने संविधान को बदल सकते हैं, इसमें संशोधन कर सकते हैं। यही कारण है कि इसे एक जीवंत दस्तावेज कहा जाता है। क्योंकि जो संशोधन होता है, ये नहीं जो लिख गया पहले था और आज की उसकी ज़रूरत कुछ दूसरी है, नहीं बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जीवंत दस्तावेज है। हम जब चाहें अपने संविधान को बदल सकते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हमने अभी बताया, संशोधन। ठीक है। उन 3 प्रक्रियाओं का वर्णन करो जिससे संविधान में संशोधन होता है। बताइए कि इस आर्टिकल के थ्रू होता है। आर्टिकल 368 के थ्रू संविधान में संशोधन होता है। इस बात को ध्यान रखना। चलिए, संसद में उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से प्रस्ताव पास कर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात संविधान में संशोधन किया जा सकता है। मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों का बहुमत प्राप्त हो तथा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से संशोधन किया जा सकता है। मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों का बहुमत के अलावा कुल राज्यों की 50% विधायिकाओं का बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। अगला है संघीय सरकार से आप क्या समझते हैं। जैसे केंद्र स्तर पर केंद्रीय सरकार, राज्य स्तर पर राज्य सरकारें चलाती, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संघीय सरकार कहते हैं। ठीक है दोस्त। बट नागरिकता यहाँ एक ही है, नहीं राज्य की दूसरी हो केंद्र की दूसरी, ऐसा नहीं, नागरिकता एक ही है। लेकिन सरकार केंद्र स्तर पर केंद्र चलाती, राज्य स्तर पर राज्य चलाती, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संघीय सरकार कहते हैं। भारतीय संविधान में शासन चलाने के लिए 2 प्रकार की सरकारों की व्यवस्था है। एक केंद्रीय सरकार और दूसरी राज्य सरकारें, जो मिलकर भारत संघ का निर्माण करती हैं। इस प्रकार की व्यवस्था को संघीय सरकार कहते हैं। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। भारतीय संविधान की वह सिद्धांत जो केंद्र और राज्य सरकारों के लिए पथ प्रदर्शन का कार्य करते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहलाते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत आप समझ चुके हैं। देखते हैं संविधान सभा क्या है। जनप्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान लिखने का काम करती है, संविधान सभा कहलाती है। तो संविधान लिखने में जितने लोग बैठे थे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संविधान सभा कहते हैं। संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका से आप क्या समझते हैं। संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है जिसमें संविधान के उद्देश्य लिखे होते हैं। इसे ही संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। अगर पूछे कोई संविधान सभा की मांग, सबसे पहले संविधान की मांग किसने की थी, एम.एन. रॉय ने। कब की थी, 1934 में की थी। ठीक है। चलिए, संविधान निर्माण के कितने दिन लगे थे, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 28 यहाँ पे गलत है, सही कर लेना। संविधान लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे, 299। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन से, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा को मिनी भारत या लघु भारत क्यों कहा जाता है। संविधान सभा में भारत के सभी धर्मों तथा सभी समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया था। यही कारण है कि संविधान सभा को लघु भारत कहा जाता है।